हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्योम ज्ञान। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जून महीने के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और यूपीपीसीएस का जिन लोगों का एग्ज़ाम है वो लोग पूरे साल का करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज़ करें, अच्छे से पढ़ें। लेखपाल की परीक्षा जो लोग देने जा रहे हैं 6 से 7 या 8 महीने का करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ें, रिवाइज़ करते रहिए। अब नया कुछ भी ना पढ़ें, जो भी आप लोगों ने पढ़ रखा है उसको अच्छे से रिवाइज़ करें, बार बार रिवाइज़ करें, टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाते रहिए। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार होता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू कंसाइज फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये है 25 नंबर, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है ये इसका सही आंसर है। राइट टू रिलीजन, ये आर्टिकल राइट टू रिलीजन ये आर्टिकल 25 से 28 के तहत दिए गए हैं, यानी धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू राइट ऑफ रिलीजन। ठीक है, और 26 वाले जो अनुच्छेद में कहा गया है कि फ्रीडम टू मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजियस अफेयर्स को मैनेजमेंट कर सकता है। ठीक है, 27 में बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके के धार्मिक टैक्स को देने के लिए उसे आज़ादी है, या वो चाहे तो वो उस टैक्स को पे कर सकता है, नहीं चाहे तो बिल्कुल नहीं दे सकता है। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, किसी भी धर्म के प्रचार के लिए जो टैक्स दिया जाता है वो व्यक्ति को पूरी आज़ादी है कि वो देगा या नहीं देगा। यह आर्टिकल 27 के तहत ऐसा कहा गया है। और आर्टिकल 28 की बात की जाए तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो अल्पसंख्यक हैं वो शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उन्हें मैनेज कर सकते हैं, ठीक, और उनका प्रशासन कर सकते हैं। तो ये चारों आर्टिकल्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं किसमें क्या है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बाल मजदूरी को प्रतिबंधित करता है? फंडामेंटल राइट्स के हैं ये क्वेश्चंस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन? तो आर्टिकल 24 के तहत राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में दिया गया है। ठीक है, जिसमें 23 वाले में ये कहा गया है मानव तस्करी या प्रोहिबिशन इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर्स, मानव तस्करी और ज़बरदस्ती आप किसी से मजदूरी भी नहीं करवा सकते हैं, इस तरीके का प्रोहिबिशन किया गया है आर्टिकल नंबर 23 में। और आर्टिकल नंबर 24 में बाल मजदूरी पर प्रतिबंधित लगाया गया है। तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज या फिर प्रोहिबिशन ऑफ लेबर ऑफ चिल्ड्रन। तो ठीक है, 24 नंबर में ये बाल मजदूरी को प्रतिबंधित किया गया है। 23 वाला बता दिया। 17 वाले में छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है, अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिटेड किया गया है। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन स्टेट? जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 12वां नंबर जो अनुच्छेद है उसके तहत राज्य को परिभाषित किया गया है। सुन लीजिए कैसे, द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दैट इज द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट दैट इज द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। तो राज्य सरकार के सभी कार्यकारी संस्थाएं और यानी कि लोकल अथॉरिटीज़ जो हो गई जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ और ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ये भी, और LIC, ONGC, ये सभी कुछ जो होते हैं राज्य के अंदर आते हैं। यानी केंद्र सरकार की संसद और राज्य सरकार की विधानसभाएं जो हैं, और लोकल अथॉरिटीज़ और स्टैचुरी अथॉरिटीज़ जैसे LIC और NGC, ये सभी राज्य के अंतर्गत परिभाषित की गई हैं आर्टिकल 12 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच डे सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे? निम्नलिखित में से किस दिन को संविधान दिवस के तहत मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लोकसभा चुनाव के बाद सदन की पहली बैठक को कौन संबोधित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग
address the parliament at the commencement of the first session after general election and the first session of each year। तो लोकसभा चुनाव के बाद संसद के जो सदन होता है या संसद की जो बैठक होती है उसको संबोधित करते हैं, उसको लीडरशिप देते हैं, उसको प्रेसाइड नहीं, लीडरशिप तो नहीं लेकिन प्रेसिडेंट जो होते हैं उस फर्स्ट सभा को संबोधित करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है? बजट शब्द का प्रयोग किया गया है आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 112 के तहत बजट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, यानी बजट जो है आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है। बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम्स गवर्नर ऑफ इंडिया बाय विच? भारत सरकार अधिनियम 1958, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958, चार्टर एक्ट 1933, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो भारत का गवर्नर जनरल बंगाल को जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के तहत बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले लोकायुक्त कहाँ पर नियुक्त किए गए? द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त वॉज फर्स्ट क्रिएटेड इन वेयर? It is created in 1971 in महाराष्ट्र। लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्त वॉज डन बाय गवर्नर ऑफ स्टेट। जो लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है और सबसे पहले 1971 में महाराष्ट्र में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इमेज द फॉलोइंग है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24 एकदम सही। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार, तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक, संवैधानिक उपचारों के विरुद्ध अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक, और राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये एकदम सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस ये आर्टिकल 20। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ये जो माने जाते हैं, क्या ये लॉर्ड मैकाले हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, BR अम्बेडकर और सरदार पटेल? फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं वो है सरदार पटेल। नेक्स्ट देख लेते हैं। मिलान करो में देख लेते हैं। 1 जो समवर्ती सूची में है, 1 स्टॉक एक्सचेंज और 1 समवर्ती सूची, स्टॉक एक्सचेंज संघ सूची, पोस्ट ऑफिस या बचत बैंक राज्य सूची और स्वास्थ्य संघ सूची। तो जो फॉरेस्ट हैं वो यूनियन नहीं कंकरेंट लिस्ट में है, स्टॉक एक्सचेंज यूनियन लिस्ट में है और पोस्ट ऑफिस एंड यूनियन स्टेट बैंक ये भी यूनियन लिस्ट में है। हेल्थ जो है ये है स्टेट लिस्ट में और ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखे गए हैं। 7 शेड्यूल के अंतर्गत ये अनुसूचियाँ रखी गई हैं 7 शेड्यूल के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट का कंकरेंट लिस्ट, फर्स्ट का 1 स्टॉक एक्सचेंज भी यूनियन लिस्ट में, बी का 2 पोस्ट ऑफिस हेल्थ डिपार्टमेंट, डी का 4। तो ये इसका राइट आंसर है, सी का 4, डी का 3। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक, मूल अधिकार ये USA से लिए गए हैं। समवर्ती सूची और राजसंघीय राज संबंध ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। भारत राज्यों का समूह है और ज़्यादा शक्तियाँ संघ के पास, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। तो इसका राइट आंसर मिलाइए। DPSP आयरलैंड, A का 3 और B का 4, A का 3 B का 4, 3 का 2, A का 3 B का 4, C का 1 और C का 2 और 4 का 1, C का T और 4 का 1 ये आंसर इसका राइट है, ऑप्शन नंबर डी।
अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विधेयक है जो संसद के प्रत्येक सदन से विशेष बहुमत से पास होना चाहिए? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल मस्ट बी पास बाय ईच हाउसेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजॉरिटी? तो ऐसा तो एक ही संविधान संशोधन होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है, इसको पास करने के लिए संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास होना चाहिए वो बिल, तभी उसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है। और ऐसा संशोधन एक ही होगा, यदि संविधान में ही कोई बदलाव करना होगा तो ही विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। तो नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में समता के अधिकार के कुल 5 अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में समता के अधिकार के कुल 5 अनुच्छेद हैं, जो कि 14 से 18 के बीच है। इनको सुनिए। जो 14 का जो आर्टिकल 14 है, उसमें ये कहा गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून के सामने आपको समान अधिकार दिया जाएगा, कानून के तहत आपको समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक। 15वां नंबर की यदि बात करें तो इसमें यह कहा गया है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड बर्थप्लेस, यानी किसी भी व्यक्ति को जन्म स्थान, धर्म, जन्म स्थान आदि के नाम पर उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि उसका जन्म स्थान क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका रेस क्या है, उसका सेक्स क्या है, लिंग के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 16 में ये कहा गया है कि आपको अवसर की समानता दी जाएगी। अवसर की समानता, राइट टू अपॉर्चुनिटीज़, मतलब इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको समान अवसर प्रदान किया जाएगा। 17वां नंबर आर्टिकल में आपको ये बोला गया है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिटेड किया गया है, छुआछूत को बंद कर दिया गया है आर्टिकल 17 के तहत। आर्टिकल 18 के तहत किसी भी तरीके के टाइटल्स का आदान प्रदान बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर है 14 से 18। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन में राष्ट्रपति को यह विशेषाधिकार दिया गया है कि वह किसी विधेयक को मंत्रिपरिषद के पास पुनः विचार को भेज सकते हैं? तो देखते हैं। Which one of the following amendments to the Indian Constitution empowers the President to send back any matter for reconsideration by the Council of Ministers? ये जो किया गया है, ये संविधान संशोधन किया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ये प्रेसिडेंट को इस तरीके से एम्पावर कर दिया गया है कि वो किसी भी मैटर को रिकन्सिडरेशन के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेज सकते हैं। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद बिना किसी बदलाव के, जैसा कि वो उस विधेयक में था, बिना किसी बदलाव के यदि फिर से राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को वैसे के वैसे ही भेज दे, तो राष्ट्रपति फिर उस विधेयक पर अपनी सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होते हैं। और ये करने के लिए वो बाध्य होते हैं तो रिकन्सिडरेशन के लिए भेज तो सकते हैं, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद बिना किसी बदलाव के उसी बिल को वापस राष्ट्रपति के पास और विधेयक को जो कानून बनाने के लिए उन्हें भेजती है, तो वो राष्ट्रपति उस काम को करने के लिए बाध्य होते हैं फिर। तो ये किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन राज्य से लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर रिलेटेड टू रेजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट? तो ये जो इसका राइट आंसर है 7th एंड 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये किया गया है। ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। एक बार में 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। इमरजेंसी लागू होने पर 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इमरजेंसी लागू होने पर 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है इमरजेंसी लागू होने पर संसद के एक विधेयक के द्वारा 1 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है। जो इसका जो राइट आंसर है वो है 3रा नंबर। लेकिन जो मान लीजिए इमरजेंसी लगी हुई है, एक विशेष विधेयक के थ्रू इसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है जो लोकसभा का कार्यकाल है। लेकिन यदि 1 वर्ष का कार्यकाल लगने के बाद यदि इमरजेंसी बंद हो जाती है, इमरजेंसी हट जाती है, तो फिर ये 6 महीने तक ही लागू रहेगा। बाकी का 6 महीने का समय बेकार हो जाएगा। यानी कि इमरजेंसी हट गई है तो लोकसभा का कार्यकाल खाली 6 महीने तक ही रहेगा। उसके बाद नए इलेक्शन फिर से कराए जाएंगे। तो ये जो 1 वर्ष का एक्सटेंशन दे दिया गया था, इसको कम करके 6 वर्ष का ही कर दिया जाएगा, अगर उस बीच में इमरजेंसी हट जाती है तो। ठीक है, तो यदि इंग्लिश में सुने इनको तो द एक्सटेंशन कैन नॉट बी कंटिन्यूड बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज टू ऑपरेटेड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर मैंने बताया, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फॉर 1 year
कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी। तो किस संविधान संशोधन के तहत नवी अनुसूची को लागू किया गया था? तो नवी अनुसूची 9 शेड्यूल वॉज एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के थ्रू इसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम के अनुसार कौन सा व्यक्ति उसका अध्यक्ष होगा? अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन? तो जो इसके इंस्टीट्यूशन के जो चेयरमैन होंगे वो होंगे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसका राइट आंसर, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही उसके अध्यक्ष होंगे। और ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इसकी ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। देखते हैं इसको। और संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। इसको भी देखते हैं। अनुच्छेद 301 को कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया। इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें जो एकदम सही जो है वो है संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। इसमें सिर्फ यही एक सही है, बाकी सभी गलत हैं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार 300A है, इस आर्टिकल के अंतर्गत है। और संपत्ति का अधिकार 300A जो इस आर्टिकल के तहत जो है कांग्रेस सरकार के द्वारा नहीं बल्कि जनता पार्टी के द्वारा जोड़ा गया था। जागते रहिए आप लोग, जनता पार्टी के द्वारा जोड़ा गया था, कांग्रेस सरकार के द्वारा नहीं जोड़ा गया था। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये जोड़ा गया था जनता पार्टी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी नंबर, सिर्फ और सिर्फ बी नंबर इसका राइट आंसर है, बाकी सभी गलत हैं। तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान पंचायत की स्थापना की गई थी? तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन पंचायती राज सिस्टम वॉज सेटअप? तो पंचायती राज सिस्टम जब सेटअप हुआ था तो PV नरसिम्हा राव वहाँ के भारत देश के प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात को विशेषाधिकार देता है? तो महाराष्ट्र और गुजरात को, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब 370 जो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था वो हटाया जा चुका है। 5 अगस्त 2019 से इसको हटा दिया गया है। ठीक, और अब जो है 1971 के तहत गुजरात और महाराष्ट्र को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से अंडमान और निकोबार का अधिकार क्षेत्र किस न्यायालय के तहत आता है? तो अंडमान और निकोबार का अधिकार क्षेत्र ये कलकत्ता हवाई अड्डा बोल रही हूँ मैं, कलकत्ता हाईकोर्ट के तहत आता है। किस संविधान संशोधन के तहत गोवा और दमन एंड दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया? बाय विच आर्टिकल गोवा एंड दमन एंड दीव वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन फेडरेशन? तो 12वें संविधान संशोधन 1961 के तहत इसको इंक्लूड किया गया था। किसमें? 1962 के तहत इसको इंक्लूड किया गया था गोवा और दमन एंड दीव को इंडियन फेडरेशन में। किस संविधान संशोधन के तहत प्राइवी पर्सेस और पूर्व राजाओं को विशेषाधिकार को समाप्त किया गया था? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्राइवी पर्सेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ फॉर्मर रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वॉज अबोलिश्ड? तो ये किया गया था 26वें संविधान संशोधन के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही सारे क्वेश्चन मैंने एक से एक बढ़िया से बढ़िया लिए हुए हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आप लोगों को परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर जरूर किया करें, लाइक किया करें, कॉमेंट बताया करिए, जिससे अच्छे से अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के बीच लाकर आप लोगों की हेल्प कर सकूं। और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। संविधान सभा ने किस दिन तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था? तो 26 जुलाई 1949 को संविधान सभा ने तिरंगे को एक्सेप्ट किया था राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो थे BN राव। आप लोग भीमराव अम्बेडकर लगाकर गलत मत कीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के में पर्यावरण, वन और वन्य जीव से सुरक्षा के संबंधित प्रावधान है? Which of the following article have provision to protection of environment, safeguarding of forest and wildlife? पूरे भारतीय संविधान में इकलौता ऐसा आर्टिकल है जिसमें पर्यावरण के विषय में चर्चा की गई है, और ये है 48 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कह रही हूँ, 48 का A। ठीक,
48 का ए है, इसी के थ्रू इसमें ये बात कही गई है कि पर्यावरण की सुरक्षा की जानी चाहिए। ठीक, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमज़ोर व्यक्ति की शैक्षणिक आर्थिक सहायता का प्रावधान किसमें है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल हैव प्रोविजन ऑफ प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है ये 46वें जो अनुच्छेद है उसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमज़ोर वर्गों को आर्थिक सहायता का और उनके जो आर्थिक सहायता और शिक्षण संस्थानों के में सहायता का प्रावधान किया गया है। और ये जो आर्टिकल है 48 का ए और 46 ये सब डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में सबसे अधिक सदस्य हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी हैव मैक्सिमम मेंबर्स? तो लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स या फिर प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी, याचिका समिति, पेटिशन कमेटी। तो यहाँ पर मेंबर्स की बात कर लेते हैं। 15 + 7 = 22 दोनों में। यहाँ पर जो मेंबर होते हैं ये होते हैं 30। अब आप लोग खुद समझ गए होंगे कि किसमें सबसे ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राक्कलन कमेटी में मेंबर्स होते हैं 15 + 23, ये मैंने दोनों की बात की है। 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की बात मैंने बता दी है। तो यहाँ पर जो होते हैं सबसे ज़्यादा मेंबर होते हैं प्राक्कलन कमेटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। क्वेश्चंस मैंने बहुत ही अच्छे लेकर रखे थे। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में। वीडियो को शेयर ज़रूर करें आप लोग, शेयर इज़ केयरिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। देख लिया है अगर वीडियो को अंत तक देखें और लाइक भी करें और हमारे चैनल पर बने ज़रूर रहें। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक नेक्स्ट वीडियो आता है तब तक के लिए बाय बाय।